उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे रामपुर में मौसम अचानक करवट बदल चुका था। बारिश की बूंदें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी किसी गम में रो रहा हो। झोपड़ पट्टी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में हरी, उसकी पत्नी राधा और 8 साल की बेटी मुनिया रहते थे। अरे राधा, इस बार की बारिश तो कुछ ज्यादा ही बेरहम निकली। देखो ना, फिर से छत टपकने लगी है। अब खाट भीग गई तो हम कहाँ सोएंगे? हाँ जी, मुनिया भी बार बार खांस रही है। एक ओर छत से पानी टपक रहा है, दूसरी ओर खिड़कियां टूटी हैं। हवा सीधी अंदर आ रही है। कुछ कीजिए ना। ठीक है, मैं सुबह मालिक के बंगले पर जाकर मदद मांगूंगा। अगर वो कुछ उधार दे दे तो छत की मरम्मत करवा लूंगा। अगले दिन सुबह हरी अपने मालिक के बंगले पर पहुंचता है। मालिक बरामदे में कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था और नौकर को डांट रहा था। मालिक को दूसरे नौकर को डरता देख हरी सोच में पड़ जाता है। मालिक अभी बहुत गुस्से में है। अभी पैसे मांगू या नहीं? कहीं ये मुझ पर भी गुस्सा ना हो जाए। और तभी अब क्या चाहिए हरी? मालिक, पिछले 3 दिन से झोपड़ी में पानी भर रहा है। मुनिया को बुखार भी चढ़ गया है। छत और खिड़कियां टूट चुकी हैं। अगर कुछ पैसे उधार मिल जाए तो मैं मरम्मत करवा लूंगा और धीरे धीरे मेहनत से चुका दूंगा। उधार? तूने क्या चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है? पहले ही ज्यादा एहसान कर दिए तुझ पर। और सुन, अब तू काम पे मत आना। तुम जैसे लोग बरसात के कीड़े हैं, जितने कम हो उतना अच्छा। हरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिजली जोर जोर से कड़कने लगती है। मालिक, कम से कम नौकरी तो मत छीनिए। हरी की पुकारें बारिश की आवाज में डूब जाती हैं। हरी पूरा दिन बारिश में इधर उधर भटकता है। लोगों से काम के लिए बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिलता। शाम तक वह वापस झोपड़ी लौटता है तो देखता है कि अंदर तक पानी भर चुका है। गुड़िया तेज बुखार में कांप रही थी। आप कहाँ रह गए थे? गुड़िया की हालत तो देखो, बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ राधा, मुनिया को बुखार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया और मेरी कोई मदद भी की। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, इसलिए आने में देर हो गई। जी, आप अपनी बहन सुमित्रा दीदी से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं मांग लेते? वो आपकी बहन है, आपकी जरूर मदद करेगी। फिर पैसे आने पर हम लोग उन्हें लौटा देंगे। तुम ठीक कहती हो राधा। मैं अभी सुमित्रा दीदी के घर जाता हूं और कुछ पैसे उधार लेकर मुनिया के लिए दवा लेकर आता हूं। तब तक तुम मुनिया का ख्याल रखना। हरी की एक बहन थी, सुमित्रा, जो उसी गांव में रहती थी और बहुत अमीर थी। बारिश में भीगते हुए, कांपते बदन और सूजी हुई आंखों के साथ हरी अपनी बहन सुमित्रा के घर पहुंचा। सुमित्रा दीदी, ओ सुमित्रा दीदी। सुमित्रा, जरा दरवाजा खोलो। देखो जरा कौन है। हरी, तुम इतनी बारिश में यहाँ? क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? दीदी, दरअसल मेरी मुनिया की तबीयत बहुत खराब है। तुम कुछ पैसे मुझे उधार में दे दो। काम मिलते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। हाँ हरी, तू रुक, मैं तेरे जीजा जी से बात करती हूँ। सुमित्रा अंदर अपने पति के पास जाती हैं। इतनी बारिश में कौन आया है सुमित्रा? दरअसल हरी आया है, उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, तो उसे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप थोड़े पैसे उसे दे देते तो वो मुनिया के लिए दवा ले आता। तुम्हारा भाई तो हर 4 दिन के बाद कुछ मांगने आ जाता है। उसे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? इतना गिर गया है कि अब अपनी बेटी का बहाना बना रहा। ये क्या बोल रहे हैं आप? पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, लेकिन ऐसी बात तो मत बोलिए। बाहर खड़ा हरी उन दोनों की बात सुन लेता है
और बिना बहन से मिले चुपचाप वहां से निकल जाता है। हरी दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर मिला। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? घर में खाने को अनाज नहीं, रहने को ढंग का घर नहीं, बेटी बीमार और एक रिश्तेदार भी मुसीबत में साथ नहीं देते। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने राधा से कहा था कि मैं दवा लेकर आऊंगा। अब मैं उसे क्या जवाब दूं? सब बातें हरी अपने आप से कर रहा था। तभी मंदिर में एक साधु बाबा हरी की सारी बात को सुन रहे थे। वह हरी के पास आए और बोले, बेटा, अपनी आंसू पूछो। मैं तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया हूं। जब मुसीबत आता है तो कोई साथ नहीं देता है। चिंता मत करो। तुम इस मंदिर में आए हो तो खाली हाथ लौटकर नहीं जाओगे। ये 2 सोने के सिक्के रख लो। अपनी बेटी का इलाज करवा लेना और कुछ पैसे व्यापार में लगा देना। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका उपकार कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा, ठीक है, जाओ, अब अपने घर जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे बीवी इंतजार कर रहे हैं। वह 2 सोने के सिक्कों को लेकर हरी बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी की दवा लेकर घर को लौटता है और सारी कहानी अपनी पत्नी राधा को बताता है। वो साधु बाबा तो जैसे हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है, तब कोई अजनबी इस तरह मदद करे, ये चमत्कार ही तो है। सच कहा तुमने। खैर, अब इन सोने के सिक्कों से सबसे पहले घर की मरम्मत कराते हैं, फिर कोई व्यापार शुरू करूंगा। अब बस मेहनत करनी है। उस रात दोनों पति पत्नी चैन की नींद सोते हैं। अगली सुबह बारिश भी थम जाती है। हरी ने पहले अपने जर्जर घर की मरम्मत करवाई। राधा, मैं सोच रहा हूं कि व्यापार करने से अच्छा है कि मैं थोड़ी सी जमीन ले लूं और उसी में बहुत मेहनत करके फसल उगाऊं। तुम क्या बोल कहती हो? ये तो आपने अच्छा सोचा है। गांव में एक जमीन हो जाएगी तो बुरे समय में वो हमारा सहारा बनेगा। ठीक है, मैं अभी गांव के साहूकार से जमीन खरीद लेता हूं। लेकिन राधा, ये साधु वाली बात तुम कभी किसी को नहीं बताना। हरी गांव के साहूकार से थोड़ा जमीन खरीद लेता है और उसमें खेती करना शुरू करता है। हरी बहुत ही मेहनती इंसान था और उसकी मेहनत कुछ ही दिनों में दिखने लगती है और उसके खेत में फसल लहलहाने लगते हैं। अब हरी को किसी भी चीज की कमी नहीं होती। हरी की तरक्की गांव के लोगों को चुभने लगती है। कल तक ये हरी सबसे पैसे मांगता फिरता था। पता नहीं कौन सी लॉटरी लगी कि इसकी किस्मत ही बदल गई। जब ये बात सुमित्रा के पति को पता चलती है। देखा, बोला था ना, तुम्हारा भाई सिर्फ झूठ की गरीबी दिखाता था। आज देखो, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, तो भगवान के घर देर है अंधेरे नहीं। वह भी सभी के आंसू की कीमत चुकता है और कहते हैं न कब किसकी किस्मत बदल जाए कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। मैं पता लगा के रहूंगा कि आखिरकार उसकी किस्मत बदली कैसे, और इसके लिए मुझे सुमित्रा को उसके घर चलने के लिए मनाना होगा। सुमित्रा, चलो हरी की बेटी मुनिया से मिलकर आते हैं। उसने बताया था ना कि उसकी बेटी की तबीयत खराब थी। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? जब उसकी बेटी की तबीयत खराब थी तब तो तुमने उसे शर्मिंदा करके भगा दिया, और अब उसके अच्छे दिन आ गए तो उससे मिलने जाओगे। मुझे तो उससे आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं। तुम ही जाओ। लगता है ये तो नहीं मानेगी। मुझे ही कुछ करना होगा। सुमित्रा के पति मोहन को किसी भी तरह ये पता लगाना था कि आखिरकार हरी की किस्मत बदली कैसे। इसलिए वो सुबह होते ही हरी के मालिक राजाराम के घर जाता है। अरे मोहन, तुम आज इधर कैसे? बस आपका हालचाल लेने आ गया सेठ। वैसे मुझे आपसे ये जानना था कि आखिर आपने हरी को कितने पैसे दे दिए कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। आखिर उसने ऐसा कौन सा आपका काम कर दिया? अरे मोहन, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो हरी को कोई पैसे नहीं दिए।
और उसे कब का काम से भी निकाल दिया है। वैसे ऐसा क्या कर लिया हरि ने? इसका मतलब कि सेठ जी, आपको कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता मोहन? मुझे बताओ। सेठ जी, हरि के दिन बिल्कुल बदल गए हैं। उसने अपना घर पक्का का बनवा लिया, एक बड़ी जमीन लेकर उस पर अच्छी खासी फसल उगा रहा है और शहर के व्यापारियों को फसल बेच रहा। गांव का हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि हरि के हाथ कौन सा खजाना लगा है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो मोहन? क्या सच में आपको कुछ नहीं पता? मुझे तो लगा कि शायद आपने उसकी इतनी मदद की है, इसलिए मैं आपके पास आया। तुम चिंता मत करो मोहन, मैं पता लगवाता हूं कि आखिर हरि के हाथ कौन सा खजाना लगा है। हरि का एक मित्र जो सेठ के घर ही काम करता था, उसने हरि के जीजा और सेठ की सारी बात सुन ली और जाकर हरि को सारी बात बता दी। हरि मेहनती के साथ साथ बहुत चतुर भी था। उसने तुरंत अपने दिमाग में एक योजना बना ली। दूसरे दिन वह अपनी बहन सुमित्रा के घर पहुंच गया। सुमित्रा दीदी। अरे हरि, मेरे भाई, तुम यहाँ? क्या दीदी, तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आती क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। बस तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अरे दीदी, तुम वो क्या पुरानी बातें लेकर बैठी हो? सुमित्रा का पति दूसरे कमरे से उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था और हरि उससे सुनाते हुए बोलता है। वो सब छोड़ो दीदी, तुम्हें मैं ये बताने आया हूं कि मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। हाँ भाई, मैंने सुना कि अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, और मैं तो भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे भाई को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। दीदी, तुम ये नहीं पूछोगी कि आखिर मेरी किस्मत बदली कैसे? चलो, मैं ही बता देता हूं दीदी। दरअसल मेरे हाथ सोने के सिक्कों से भरे 2 मटके लगे हैं। ये तू क्या बोल रहा है हरि? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। दरअसल दीदी, जब मैं उस बरसात की रात तुम्हारे घर से बड़ा हताश होकर जा रहा था, तो मुझे खेत में 2 सोने के सिक्के गिरे हुए दिखे। और जब मैं सिक्कों को उठाने के लिए नीचे झुका, तो मुझे मिट्टी में कुछ और दिखा। फिर जब मैंने थोड़ा मिट्टी खोदा, तो मुझे सिक्कों से भरे 2 मटके दिखे। मैं मटकों को निकालने ही वाला था कि उस जमीन का मालिक वहां आ गया और मैंने जल्दी से मटकों को फिर से मिट्टी में छुपा दिया और 2 सिक्कों को लेकर घर चला गया और पहले उन सिक्कों को बेचकर मुनिया की दवाइयां लाई और अपना घर पक्का का बनवाया। और उन मटकों का क्या हरि, जो उस खेत में थे? क्या तुमसे पहले वो मटके किसी को नहीं दिखे? दीदी, दरअसल वो एक बंजर जमीन थी, इसलिए उसका मालिक वहां कोई खेती नहीं करता था। और 3-4 दिन की बारिश में मिट्टी पूरी तरह से गीली हो गई थी, इसलिए मुझे दिख गई। और दीदी, इसलिए मैंने साहूकार से उसी खेत को खरीद लिया और अब मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती है, मैं उसमें से सिक्के निकाल लेता हूं। तो हरि, तू पूरा मटका ही निकाल ले, उससे वहां क्यों छोड़ रखा है भाई? अरे दीदी, घर पर रखूंगा तो सभी को पता चल जाएगा ना, और खेत में वो सिक्के बिल्कुल सुरक्षित हैं। हरि ये सारी मंगठित बातें अपने जीजा को सुनाने के लिए बोल रहा था। ठीक है दीदी, अब मैं चलता हूं। और हाँ दीदी, तुम ये सारी बातें किसी को नहीं बताना। तुम मेरी अपनी हो, इसलिए तुम्हें ये सारी बातें बता दी मैंने। हाँ हरि, तू बेफिक्र होकर जा, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगी। हरि वहां से निकल जाता है और हरि के निकलते ही मोहन सेठ के घर पहुंच जाता है और सेठ को सारी बातें बताता है। मोहन, क्या तुम ये सारी बातें सच बोल रहे हो? मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। सेठ जी, मैंने ये सारी बातें खुद सुनी हैं जब हरि मेरी पत्नी सुमित्रा को ये सब बता रहा था। तो फिर चलो हरि की खेत पर चलकर खुदवाई करवा कर देखते हैं। सेठ जी, आप भी ना। भला आप कैसे हरि की खेत को खुदवा सकते हो अगर हरि ने पंचायत में शिकायत कर दी तो? तो फिर क्या करे मोहन? सेठ जी, आप एक काम कीजिए, आप आज ही हरि की खेत खरीद लीजिए, फिर खेत खुदवा सकते हैं और खेत के साथ साथ सिक्कों से भरे दोनों मटके भी आपके हो जाएंगे। लेकिन क्या हरि वो खेत मुझे बेचने के लिए मानेगा? हाँ सेठ जी, बस आप उसे कुछ पैसों की लालच देना, वो जरूर राजी हो जाएगा। सेठ और मोहन दोनों हरि के खेत पर पहुंच जाते हैं। अरे सेठ जी, आप यहाँ, और मोहन जीजा आप भी, क्या बात है? अरे मोहन,
दरअसल मैं और सेठ जी उस बरसात की रात तुम्हारी मदद नहीं कर पाए थे ना, तो हमें उस बात का पछतावा है और इसलिए हम तुम्हारी कुछ मदद के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन अब मेरे हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। सेठ जी, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मुझे कोई मदद नहीं चाहिए और आप दोनों उस दिन की बात भूल जाइए। नहीं हरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं और इसीलिए मैं तुम्हारी ये जमीन खरीदना चाहता हूं। सेठ जी, भला आप ये क्या बोल रहे? आप ये जमीन ले लेंगे तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? अरे हरी, मैं ये तुम्हारी खेत कोई मुफ्त में थोड़े ना ले रहा हूं। मैं इसके बदले तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन सेठ जी, मैं ये खेत नहीं बेचना चाहता। अच्छा हरी, चल 2 लाख लेकर अब खेत मेरे नाम कर दे और ऐश की जिंदगी जी। लेकिन सेठ जी, भला आप इस छोटी सी जमीन के बदले मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? अरे हरी, अभी तो सेठ जी ने बताया ना कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी जमीन खरीद रहे। ठीक है, जब आप लोग इतना बोल रहे हैं तो आप ये खेत ले लीजिए, मैं कोई और जमीन खरीद लूंगा। सेठ उसी वक्त हरि को पूरे 2 लाख रुपए दे देता है और हरि की खेत ले लेता है। हरि सेठ से पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। सेठ और मोहन हरि के जाते ही खेत को खोदने में लग जाते हैं। सुबह से शाम तक दोनों मिलकर पूरा खेत खोद डालते हैं, लेकिन कोई मटका नहीं मिलता है और सेठ पूरे गुस्से में मोहन से बोलता है। मोहन, यहां तो कोई मटका नहीं है। सेठ जी, हरी ने तो बोला था कि वो मटके अब भी इसी खेत में हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मटके हैं कहां। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम दोनों जीजा साला ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सेठ जी, आप गलत समझ रहे, मैंने कुछ नहीं किया है। मोहन, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर कल सुबह तक तुम मुझे मेरे पूरे 2 लाख नहीं लौटा देते तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सेठ जी, भला मैं इतने रुपए कहां से लाऊंगा? सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कल सुबह तक तुम अपना घर खाली कर देना, नहीं तो मैं कितना खतरनाक इंसान हूं ये तो तुम जानते ही होगे। लेकिन सेठ जी, मेरी बात तो सुनिए। बड़े दुखी मन से मोहन अपने घर आता है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? सुमित्रा, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। कैसी मुसीबत? मोहन सुमित्रा को सारी बात बताता है। मुझे तो पता ही था कि तुम्हारी लालच हमें ये दिन तो दिखाएगी ही, लेकिन ये बताओ कि कल से हम कहाँ रहेंगे? सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे इतना गिरा दिया कि मैंने अपनों के साथ ही बुरा करना चाहा और खुद मुसीबत में फंस गया। सुमित्रा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। मैं जानता हूं कि सेठ बहुत ही खतरनाक इंसान है। अगर हम घर खाली नहीं करेंगे तो वो हमें जान से भी मरवा सकता है। तुम परेशान मत हो और मेरे साथ चलो। सुमित्रा और मोहन उसी रात हरि के घर के लिए निकलते हैं और तभी जोर की बारिश होने लगती है। हरी, ओ भाई हरी। अरे सुमित्रा दीदी, तुम इतनी रात को यहाँ, अंदर आओ दीदी। भाई मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब तू ही हमें बचा सकता है। मोहन भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होता है और हरि से माफी मांगता है। हरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। लेकिन दीदी, तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर बात क्या है? सुमित्रा हरि को सेठ और मोहन की सारी बातें बताती है। मेरी बात तो सुनिए। भाई, सुबह तक अगर हम सेठ के पैसे नहीं लौटते तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। दीदी, तुम घबराओ मत, मैं कल सुबह ही सेठ को सारे पैसे लौटा दूंगा। भाई, यही होती है, जिंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एक बरसात की रात तू हमारे दरवाजे पर आया था, लेकिन हमने तुम्हारी मदद नहीं की थी, और एक बरसात की रात हम तेरे दरवाजे पर मदद के लिए आए और तू बिना कुछ सोचे समझे हमारी मदद के लिए तैयार हो गया। यही फर्क होता है एक गरीब और अमीर में।
अगली सुबह हरि और मोहन पैसे लेकर सेठ के घर पहुंचते हैं और उसके सारे पैसे उसे वापस कर देते हैं। सेठ जी, ये लीजिए आपके पूरे 2 लाख रुपए। और अब मोहन जीजाजी को छोड़ दीजिए। लेकिन हरि, तू क्यों पैसे लौटा रहा? मोहन तो तेरे साथ कितना गलत करना चाहता था और तू उसकी मदद कर रहा। सेठ जी, मोहन जीजाजी को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। सच में हरि, तू एक मेहनती ही नहीं बल्कि एक नेक इंसान भी है। इसीलिए मैं तेरी जमीन तुझे वापस करता हूं। या आज से वो खेत फिर से तुम्हारी। क्या आप सच बोल रहे सेठ जी? हाँ हरि, और जब कभी भी कोई जरूरत हो मेरे पास आ जाना। हरि और मोहन खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाते और तभी जोर की बारिश होने लगती है। मोहन जीजाजी, एक वो बरसात की रात थी जिस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था, और एक आज की बरसात है जिसे देख मैं बहुत खुश हूं। हाँ हरि, ये सब बस समय का फर्क है। जब दिन अच्छे नहीं होते तो कुछ अच्छा नहीं लगता, और जब दिन अच्छे होते हैं सब कुछ अच्छा लगता है। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली सुमन की है। सुमन एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। वह अपने भाई रमेश और भाभी नीलम के साथ रहती थी। सुमन और रमेश के माँ बाप काफी समय पहले ही गुजर गए थे। सुमन का भाई सुमन को बहुत प्यार करता था और उसको खुश देखना चाहता था, लेकिन रमेश की पत्नी नीलम सुमन पर बहुत अत्याचार करती थी। वह सुमन से घर का सारा काम करवाती थी। सुमन को सारा दिन काम करता देख उसका भाई बहुत दुखी होता था, लेकिन अपनी पत्नी को कुछ कह नहीं पाता। एक दिन जब सुमन खाना बना रही थी, उसकी भाभी चिल्लाते हुए आई। सुमन, कहाँ हो तुम? सुमन भाभी की आवाज सुनते ही उसके पास गई। क्या हुआ भाभी? सुमन, तुम्हारा कोई काम में मन नहीं लगता क्या? सारा दिन कोई न कोई गलती करती रहती हो। नीलम चिल्लाते हुए बोली। नीलम का चिल्लाना सुनकर रमेश भी आ जाता है और बोलता है, अब क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, मैं चिल्ला रही हूँ। अपनी बहन से क्यों नहीं पूछते कि वो इतनी गलतियाँ करती क्यों है? क्या पूछूं उससे? वो तो बेचारी सारा दिन काम करते रहती है। अरे भाग्यवान, बताओगी कि हुआ क्या है? रमेश की बातें सुनते ही नीलम और गुस्सा हो जाती है और बोलती है, हाँ हाँ, इस घर में सबसे खराब तो मैं ही हूँ। तुम्हारी बहन की क्या क्या गलतियाँ बताऊं? मैंने कल इसे अपनी नई साड़ी धोने के लिए दी थी और इसने उसे अभी तक नहीं धोया है, और आज मुझे उसे पहनकर शादी में जाना था। सुमन डरती हुई बोली, माफ करना भाभी, मैं उसे धोना भूल गई। मैं अभी उसे धो के सुखा देती हूँ। अरे भाग्यवान, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम कोई और साड़ी पहनकर चली जाओ। तुम्हारे पास तो कितनी साड़ियां हैं। नीलम गुस्से से वहां से चली जाती है। सुमन उदास होकर खड़ी थी। तभी रमेश सुमन को बोलता है, कोई बात नहीं गुड़िया, तू उदास मत हो। उस रात नीलम सुमन को खाना भी नहीं देती है और सुमन रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह नीलम की बहन रजनी आती है। नीलम अपनी बहन को देख बहुत खुश होती है। रजनी, तुमने कोई खबर भी नहीं दिया कि तू आ रही है। दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो मैं आ गई। बहन, तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई। अब दोनों बहनें मिलकर खूब सारी बातें करेंगे। तू अंदर चलकर आराम कर, काफी थक गई होगी। घर के अंदर आकर नीलम सुमन से बोलती है, सुमन, तुम मेरी बहन के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाकर ले आओ। जी भाभी, आप लोग बैठो, मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ। सुमन जल्दी से अंदर जाती है और अच्छा सा खाना बना के ले आती है। ये सब रमेश देख रहा था।
अब रोज का यही हो गया था। दोनों बहनें सारा दिन बातें करती और घर का सारा काम सुमन करती। एक दिन रमेश को बहुत गुस्सा आया और उसने नीलम को बोला, नीलम, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम दोनों बहनें सारा दिन बैठी रहती हो और घर का सारा काम सुमन अकेले करती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों को उसकी मदद करनी चाहिए? नीलम ये सब सुनते ही आग बबूला हो जाती है और रमेश को बोलती है, तुम बाहर चलो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये सब तुम मेरी बहन के सामने क्या बोल रहे हो? वो हमारी मेहमान है, क्या मैं उससे काम करने के लिए बोलूं? उसे कितना बुरा लगेगा? रमेश बोलता है, अच्छा, तुम्हारी बहन को बुरा लगेगा, और तुमने कभी सोचा है तुम जो रोज सुमन को इतना भला बुरा बोलती हो उसे कितना बुरा लगता होगा? देख लेना नीलम, जिस दिन सुमन की शादी हो जाएगी और वो अपने घर चली जाएगी उस दिन तुम्हें समझ आएगा। इतना बोलकर रमेश चला जाता है। नीलम बोलती है, उसे शादी करेगा कौन? दूसरी तरफ उस गांव के जमींदार का बेटा शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया था। राहुल, देख तुझसे मिलने मुनीम जी आए हैं। प्रणाम काका। खुश रहो बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। लाला जी बता रहे थे कि शहर में तुम्हें नौकरी मिल गई। जी, मुझे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। काका, सोहन कैसा है? सोहन तो तुमसे ही मिलने आ रहा था, पता नहीं कहाँ रह गया। मैं अभी उससे ही मिलने जा रहा हूँ। इतना बोलकर राहुल निकल जाता है। राहुल सोहन से मिलने के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में उसे सुमन दिखती है। सुमन बाजार से सब्जी लेकर घर जा रही थी। राहुल सुमन को देखता रह जाता है और तभी वहां सोहन भी आ जाता है। अरे राहुल, तू यहाँ? मैं तो तुझसे ही मिलने आ रहा था। सोहन, मैं भी तुझसे ही मिलने आ रहा था। वैसे ये लड़की कौन है? ये रमेश भाई की बहन सुमन है। बहुत अच्छी लड़की है सुमन। दोनों दोस्त कुछ देर बातें करते हैं। राहुल घर पहुंचकर भी सुमन के ही बारे में सोचता है। अगली सुबह राहुल अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा, बोलो। दरअसल पिताजी, मुझे गांव की एक लड़की पसंद आ गई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लड़की है कौन? दरअसल पिताजी, मैंने उस लड़की को कल रास्ते में देखा। सोहन ने बताया कि वो बहुत अच्छी लड़की है और वो किसी रमेश की बहन है। अच्छा, मैं मुनीम जी से बात करके उस लड़की के भाई को बुलवाता हूँ। लाला तुरंत मुनीम जी को बुलवाते हैं। मुनीम जी के आते ही लाला सारी बात उन्हें बताते हैं और बोलते हैं, मुनीम जी, आप उस रमेश को बुलवाए, मैं आज ही उससे रिश्ते के लिए बात करूंगा। जी लाला जी, मैं अभी उस रमेश को बुलवाता हूँ। वैसे एक बात बोलूँ लाला जी, सच में सुमन बहुत ही अच्छी लड़की है। राहुल बेटा ने बहुत सही लड़की को पसंद किया है। मुनीम जी रमेश को बुलवाने के लिए एक आदमी उसके घर भेजते हैं। रमेश, कहाँ हो तुम? अरे रामलाल, तुम क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो? रमेश, तुम्हें लाला जी ने अभी अपने घर बुलाया है। अच्छा, लेकिन क्यों? मुझे नहीं मालूम, मुझे तो मुनीम जी ने बस इतना ही बोला कि तुम्हें ये खबर दे दूं। रमेश उसी वक्त लाला जी के घर के लिए निकल जाता है। रमेश पूरे रास्ते यही सोचता है कि लाला जी ने मुझे क्यों बुलाया है। लाला जी के घर पहुंचकर रमेश बोलता है, राम राम लाला जी, कहिए क्यों बुलाया है मुझे? राम राम रमेश, आओ बैठो। जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ? अरे रमेश, तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब बोलिए लाला जी, क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? दरअसल रमेश, मेरे बेटे को तुम्हारी बहन सुमन पसंद आ गई है और वो तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता है। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? रमेश ये सुनकर अचंभित हो जाता है, जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। फिर रमेश बोलता है, ये आप क्या बोल रहे लाला जी? हम गरीब लोग तो ऐसे रिश्ते के लिए सपने में भी नहीं सोच सकते।
क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ रमेश, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। रमेश, तुम जाओ और जाकर शादी की तैयारियां करो। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था, उसे ये सब एक सपना जैसा लग रहा था। घर पहुंचते ही रमेश की पत्नी पूछती है, मैंने सुना कि तुम्हें लाला जी ने अपने घर बुलाया था, क्या हुआ, क्यों बुलाया था? हाँ नीलम, मुझे लाला जी ने बुलाया था, और क्यों बुलाया था ये तुम भी जानकर हैरान रह जाओगी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि जो लाला जी ने कहा वो सच है। अब बताओगे भी या यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे? बताता हूँ नीलम, लाला जी अपने बेटे राहुल की शादी हमारी सुमन से करना चाहते हैं। ये सुनते ही नीलम के होश उड़ जाते हैं। रमेश बोलता है, मैं जानता था नीलम, तुम्हें भी इस बात पर यकीन नहीं होगा। नीलम, मुझे यकीन था कि भगवान ने सुमन के भाग्य में जरूर बहुत अच्छा कुछ लिखा होगा। नीलम, मैं अभी ये खुशखबरी सुमन को बताता हूँ। इतना बोलकर रमेश चला जाता है। नीलम बोलती है, उसका भाग्य तो मैं लिखूंगी। रमेश ये खुशखबरी सुमन को बताता है, लेकिन नीलम मन ही मन कुछ और सोच रही थी। रमेश के जाने के बाद नीलम की बहन बोलती है, दीदी, क्या सच में इसकी शादी लाला के बेटे से होगी? नहीं रजनी, लाला के बेटे से सुमन की नहीं बल्कि तेरी शादी होगी। रजनी नीलम की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, दीदी, ये तुम क्या बोल रही हो? लेकिन ये होगा कैसे? तू बस शादी की तैयारी कर, कब क्या करना है वो मैं देख लूंगी। शादी का दिन आ जाता है। नीलम सुमन की जगह अपनी बहन को बैठाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसने सुमन को डरा धमका कर चुप करा दिया था। दूसरी तरफ लाला जी बहुत परेशान थे। तभी मुनीम जी आते हैं। क्या हुआ लाला जी, अपनी इतनी जल्दी में मुझे और सोहन को क्यों बुलाया? मुनीम जी, दरअसल राहुल सुबह शहर ये बोलकर गया था कि उसे सुमन के लिए कुछ तोहफा लेना है और वो शाम तक आ जाएगा, लेकिन अब तो शादी का मुहूर्त होने वाला है और वो अभी तक नहीं आया। लाला जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? अब तो बारात निकलने के लिए तैयार है। मैंने उसकी खोज के लिए लोग भी भेजे, लेकिन उसका कोई पता नहीं। मुझे तो लगता है उसे शादी करनी ही नहीं थी और इसलिए वो भाग गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब गांव वालों और रमेश को क्या बोलूं। लाला जी, अब तो सबको बताना ही होगा कि ये शादी नहीं हो सकती। नहीं नहीं मुनीम जी, ऐसा मत बोलिए। अगर ये शादी नहीं हुई तो उस लड़की की बहुत बदनामी होगी और उसका दिल भी टूट जाएगा। मुनीम जी, मैं चाहता हूं कि राहुल की जगह सोहन दुल्हा बन जाए और सुमन से शादी कर ले। ये आप क्या बोल रहे? भला राहुल की जगह सोहन कैसे बैठ सकता है? काका, ये आप क्या बोल रहे? जब राहुल आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ बेटा, इसी में सबकी भलाई है। मुनीम जी, मुझे मेरी इज्जत से ज्यादा उस लड़की की फिक्र है। लाला जी, जब रमेश को ये पता चलेगा तो शादी के बाद मैं खुद रमेश से माफी मांग लूंगा। अब आप देर न करके सोहन को तैयार कीजिए, जैसा आप ठीक समझे। और इस तरह राहुल के जगह शहर में सोहन दुल्हा बनकर बारात ले जाता है और सुमन की जगह घूंघट में रजनी दुल्हन बनती है। किसी को कोई खबर नहीं होती और शादी हो जाती है। शादी के बाद रजनी की विदाई भी हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सुमन अपने घर के काम में लग जाती है और जब रमेश सुबह जागता है और सुमन को घर में देखता है तो हैरान रह जाता है। रमेश कुछ समझता या सुमन से कुछ पूछता उससे पहले वहां राहुल आ जाता है। राहुल आते ही सुमन और रमेश से माफी मांगने लगता है। सुमन, मुझे माफ कर दो। रमेश भाई, आप भी मुझे माफ कर दो। सुमन को भी कुछ समझ नहीं आता है। इतने में वहां नीलम भी आ जाती है। राहुल बोलता है, मुझे पता है कि कल रात शादी में मेरे न पहुंचने से आप लोगों को कितना गुस्सा आया होगा और न जाने लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ी होगी। राहुल की ये बातें सुनते ही नीलम को भी कुछ समझ नहीं आता। वो सोचती ही है कि अगर कल दुल्हा राहुल नहीं था तो फिर रजनी की शादी किससे हुई। तब तक वहां गुस्से में नीलम की बहन रजनी और सोहन भी आ जाते हैं।
रजनी गुस्से में बोलती है। दीदी हमारे साथ धोखा हुआ है। रजनी ये तू क्या बोल रही है? मेरी शादी राहुल से नहीं बल्कि मुनीम जी के बेटे सोहन से हुई है। रमेश बोलता है। कोई बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? नीलम तुम बताओ, क्या कल सुमन की जगह दुल्हन रजनी बनी थी? मुझे माफ कर दो, दरअसल मैं चाहती थी कि राहुल के साथ सुमन नहीं बल्कि मेरी बहन रजनी की शादी हो, और इसलिए मैंने सुमन की जगह रजनी को दुल्हन बनाकर बैठा दिया। सोहन राहुल से बोलता है। राहुल, तू यहाँ, कल रात तू कहाँ था? दरअसल जब मैं शहर से लौट रहा था तो रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई और रास्ता सुनसान होने की वजह से मुझे कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं मिली। मैंने समय पर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। फिर सोहन भी सारी बातें बताता है कि वो राहुल की जगह दुल्हा बनकर बैठा था। ये सारी बातें सुनकर रमेश बोलता है। नीलम तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नीलम, तुमने देख लिया न कि तुमने किसी का भाग्य बदलना चाहा तो भगवान ने क्या खेल खेला। नीलम अब तो तुम भी समझ गई होगी कि कोई किसी का भाग्य छीन या मिटा नहीं सकता। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिलकर रहता है। मैं गलत थी, मैंने सुमन का भाग्य छीनना चाहा और भगवान ने मुझे ये सबक सिखा दिया। सुमन तुम भी मुझे माफ कर दो। और फिर सुमन और राहुल की शादी बहुत धूमधाम से होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई कितना भी जोर क्यों न लगा ले, लेकिन किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, और जो हमारे भाग्य में है वो हमें मिलके रहेगा। बस हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। और भी ऐसी अच्छी कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।